बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हम केस एक डिस्कस करने लगे हैं। एक केस आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, एक हमारी है ये एनबीएफसी। इसका हमारी जो एनबीएफसी है इसका नाम है मेरे प्यारो, इसको हम नाम देते हैं, इसका नाम है छोटा भीम लिमिटेड। छोटा भीम लीजिंग लिमिटेड, ठीक है जी। छोटा भीम लीजिंग लिमिटेड ये हमारी एक एनबीएफसी है, ठीक है ना। अब आपके पास ये केस इस तरह से आया है कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन हमारे पास है, एक कंपनी ए है, इसको हम नाम देते हैं भाई, ये हमारी राजकुमारी इंदुमती इंश्योरेंस लिमिटेड, ठीक है जी। ये आपके सामने एक कंपनी है, ठीक है जी। आप एडवाइजर हैं छोटा भीम लीजिंग लिमिटेड के। और दूसरी हमारे पास जो कंपनी है वो है चुटकी फर्टिलाइजर्स। अच्छा जी, ये आपकी स्क्रीन पे एक केस मौजूद है, ठीक है। हम हमारी एनबीएफसी है छोटा भीम लीजिंग लिमिटेड, ये एक लीजिंग एनबीएफसी है। और हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अब बीइंग एन एडवाइजर आपसे जो है कंपनी के जो है वो डायरेक्टर्स पूछना चाह रहे हैं कि भाई हम हमारे पास ये दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। हम चाहते हैं कि इसमें इस हद तक इन्वेस्टमेंट करें इन दो कंपनीज में से। हमारे पास दो ऑप्शन है, आप बताएं कि हम किस कंपनी में इस हद तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये कि सब्सिडी बन जाए वो हमारी। ठीक है जी। ऑप्शन वन हमारे पास क्या है कि ये राजकुमारी इंदुमती इंश्योरेंस लिमिटेड और दूसरी है चुटकी फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नहीं, एक एक इंश्योरेंस कंपनी और एक फर्टिलाइजर्स कंपनी। अच्छा जी। अब बीइंग एन एडवाइजर अगर तो आप एक अक्लमंद आदमी है तो आप देख रहे होंगे भाई, ठीक है जी, इसकी इसकी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रही है, इसकी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रही है, इसकी फोरकास्ट क्या है, उसकी फोरकास्ट क्या है। ठीक है, फिर आप जो फैसला करेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस हद तक कि हम उसको सब्सिडी बना लें। मतलब क्या तो हम कंपनी वन को अपनी सब्सिडी बनाए या कंपनी टू को सब्सिडी बनाए। लेकिन अगर तो आपने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा हुआ है और आपका कॉर्पोरेट लॉ का पर्चा पास है तो आपको ये बात पता है, आपको ये बात पता है कि एनबीएफसी, एक एनबीएफसी मेरे प्यारो, कभी भी एक नॉन फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी को अपनी सब्सिडरी नहीं बना सकती, ठीक है ना। मतलब आप चाह कर भी चुटकी फर्टिलाइजर्स को अपनी सब्सिडरी नहीं बना सकते। आप इस कंपनी में इस हद तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि आपकी सब्सिडरी बन जाए। मतलब सर, यार आप इसमें हद से हद 49% तक की इसके शेयर्स खरीद सकते हैं। इसको जो है आप एक 49% तक की होल्डिंग इसमें रख सकते हैं, ठीक है, अगर हम इस केस की बात करें, क्योंकि 50% पे आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। अच्छा जी। सर, तो आपने हमें बताया कि अगर हम एक एनबीएफसी हैं तो हम एक नॉन फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी जो है उसको हम अपनी सब्सिडी नहीं बना सकते, उसमें उस हद तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि हमारी सब्सिडी बन जाए। मतलब सर, आप कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर की कोई कंपनी है, या तो कोई ब्रोकरेज फर्म है, या तो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंक है, कोई एनबीएफसी है, कोई मुदारबा है, कोई ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में फॉल करती है, उसको हम अपनी सब्सिडी बना सकते हैं? सर, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपने इसके लिए एसईसीपी से इजाजत लेनी पड़ेगी। देखिए, अब एससीपी की इजाजत कहाँ से आ गई यहाँ पर? यार, ये एनबीएफसी की जब हम बात कर रहे हैं ना, जैसे कि मेरे प्यारो, बैंकिंग कंपनीज के बारे में जो आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तो बैंकिंग कंपनीज को एक इदारा रूल कर रहा होता है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सही किस्म का जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं बैंकिंग कंपनीज के ऊपर कि भाई आपने ये किस तरह से करना है, ये इस तरह से करना है, ये इस तरह से करना है। लेकिन क्योंकि हमारे एनबीएफसी के केस में ये जो डैडी का रोल है ये है आपका एससीपी का, आपकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ योर एनबीएफसी। उसके पास ना कुछ पावर्स हैं, कुछ एडिशनल पावर्स हैं जो कि सिर्फ एनबीएफसी के केस में उसको होती है, नॉर्मल कंपनी के केस में नहीं होती है। सर, ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो नॉर्मल कंपनी के केस में एससी के पास नहीं होती और एनबीएफसी के केस में लॉ ने एससीबी को इस काबिल बना दिया कि ये वाली पावर्स उसके पास आ गई? कौन सी ऐसी पावर्स हैं सर? देखिए मेरे प्यारो, सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो एक नॉर्मल कंपनी होती है ना, उसके जो गवर्नर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका फैसला ना सुप्रीम होता है। बीओडी का काम ही ये होता है कि कंपनी के हक में फैसले करना, स्ट्रेटजीज बनाना, स्ट्रेटेजिक फैसले करना। और वो कंपनी का जो है ना वो फाइनल फैसला होता है, बिल्कुल फाइनल फैसला होता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब ना एनबीएफसी के केस में एसईसीपी कैन सुपरसीड बीओडी, मतलब इनसे भी एक ऊपर की, हमारे हमने एक फ्लोर डाल दिया।
वो आगे एससीसीबी। मतलब कि अगर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला कर भी लिया कि हमने फला जगह स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की टर्म आ गई है तो हम आपको बता देते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं मेरे प्यारो। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आपको जब भी आप फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज को डिस्कस कर रहे होंगे तो एक आपके पास टर्म आएगी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने किसी कंपनी में उसकी इक्विटी के 10% से ज्यादा उसके ऊपर उसमें इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के 100% जो शेयर होल्डिंग है उसमें से 10% आपके पास है, और आपने इस इन्वेस्टमेंट को, इस 10% की जो आपने उससे जायद जो इन्वेस्टमेंट की है उसको आप 5 साल या उससे ज्यादा तक अपने पास रखने की नियत करते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। वापस सुन लीजिए, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप 10% प्लस किसी कंपनी की इक्विटी की शेयर होल्डिंग लेते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट को आप 5 साल से ज्यादा अरसे के लिए जो है वो अ, उसको होल्ड रखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम अपने केस में वापस आते हैं कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला कर लिया कि हम कंपनी ए में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एससीपी को एक बात पता लगी, एससीपी ने कहा नहीं भाई ऐसा आप नहीं कर सकते, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अच्छा, एससीपी ऐसा क्यों बोलेगा सर, एससीपी को क्या क्या मसला है? देखिए, जहां पर पब्लिक का पैसा, पब्लिक का इंटरेस्ट स्टेक पर होता है वहां पर एससीपी की एससीपी को अलार्मिंग सिचुएशन नजर आती है। जहां भी एससीपी को लगेगा कि भाई पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो मुतासिर हो रहा है इस चीज से, ठीक है ना, दिस थिंग इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, देन एससीपी विल पेनिट्रेट, देन एससीपी विल आपको आपको सुपरसीड कर सकेगा फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट क्या पावर हमने बता दी एससीपी की कि भाई ये इट कैन सुपरसीड बीओडी। अच्छा, दूसरी बात सर, ये आपके बड़े मजे से आपके डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स काम कर रहे थे, ठीक है जी, ये इनकी इनकी फुल सेटिंग थी बीओडी से। आपके एक ऑफिसर काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के सीएफओ साहब, उनकी फुल सेटिंग हुई हुई है, सारे बोर्ड ऑफ गवर्नर जनरल के चाचू मामू ताए लगे हुए हैं सारे, ठीक है। इनको इनको कोई टेंशन नहीं है, फुल दबा के घपले कर रहे हैं कंपनी में कि भाई हमारी तो सेटिंग बहुत जबरदस्त हुई हुई है। अच्छा जी सर, एनबीएफसी के केस में ना एससीसीपी आपको आपके किसी ऑफिसर को आपकी परमिशन के बगैर ही रिमूव कर सकता है। एससीपी हैज द पावर टू रिमूव एनी ऑफिसर फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है ना। आपके डायरेक्टर्स को, आपके ऑफिसर्स को, आपके ऑडिटर को, किसी को भी जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक एससीपी रिमूव कर सकता है। अच्छा जी सर, क्यों करेगा एससीपी? वही बात कि अगर तो उसका उसका काम करना पब्लिक इंटरेस्ट को मुतासिर कर रहा है तो एससीपी विल इन्वेड, ठीक है ना। एससीपी फिर जो है आपकी कंपनी में उस ऑफिसर को रिमूव कर सकता है। सर इसी तरह से अगर आपका ऑफिसर को, ये तो बात कोई कंफर्म है कि भाई इसने घपला किया है तो रिमूवल तक बात जाएगी। लेकिन यार बात फॉर एग्जांपल रिमूवल तक इसका घपला जो है साबित नहीं हुआ तो एससीपी जो है इंक्वायरी भी कर सकता है। तीसरी पावर एससीपी के पास क्या आती है इस केस में यार, ये इंक्वायरी भी कर सकता है, ठीक है ना। जब चाहे जब दिल चाहे एससीपी का किसी भी ऑफिसर से, किसी भी कंपनी के मामलात में, किसी भी कंपनी के अफेयर्स में ये आपके ऑफिसर से, आपके डायरेक्टर से, आपके जो है वो स्टाफ से इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है ना। ये भी एससीपी के पास पावर है। अच्छा सर, और क्या पावर है? देखिए, एक तो ऑडिट होता है जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है कि हर साल आपने कराना होता है, एक्सटर्नल ऑडिट कराते हैं आप, हर साल कराते हैं। एससीसीपी का आपकी कंपनी में इस हद तक पावर है कि एक स्पेशल ऑडिट भी कंडक्ट करा सकते हैं। सर ये स्पेशल ऑडिट क्या होता है? देखिए, एक तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपर ऑडिट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल किसी आपकी कंपनी किसी अफेयर में एससीपी को नजर आ रहा है कोई घपला है, या फिर कोई डिटेल में जाकर एससीपी किसी एक ट्रांजैक्शन या फिर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को चेक करना चाह रही है तो एससीपी उसका स्पेशल ऑडिट भी कॉल कर सकती है, ठीक है ना। तो उसमें जो है आपने उस तरह से कंप्लाई विद करना है और आपने स्पेशल ऑडिट कराना ही पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा इसके अलावा यार देखें, इसके अलावा ना फॉर एग्जाम्पल आप सुकून से काम कर रहे हैं, आपने एससीबी किसी बात को जो है वो क्या कहते हैं उसको, आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन को आपने ट्रेसपास भी नहीं किया, आपने किसी रिस्ट्रिक्शंस को जो है आपने उसको तोड़ा भी नहीं है, जो जो रूल्स हैं आपने उस हिसाब से फॉलो किए हैं। क्या फिर भी एससीबी को मसला कर सकती है? जी, एससीबी किसी वक्त भी, किसी लम्हे भी, एट एनी पॉइंट इन अ फाइनेंशियल ईयर एससीबी आपको डायरेक्शन दे सकती है कि आपने चीजों को इस तरह से लेके चलना है, इस तरह से लेके चलना है। मतलब कि यार एससीपी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी ऊपर चलेगी, ना सिर्फ सुपरसीड कर रही है बल्कि डायरेक्शन भी इशू कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, आपकी कंपनी में एससीपी जिस वक्त चाहे एससीपी डायरेक्शन इशू कर सकती है, नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, और आपने उस नोटिफिकेशन को कंप्लाई विद
करना है। ठीक है जी, हमारे पास ये 5 बातें आ गई हैं कि क्या क्या बातें थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। यार आपकी बीओडी को सुपरसीड कर सकती है एससीपी, आप पे किसी भी ऑफिसर को रिमूव कर सकती है, किसी भी स्टाफ मेंबर से, ऑफिसर से, डायरेक्टर से जो है वो इंक्वायरी कर सकती है एससीपी। तीसरा को स्पेशल ऑडिट कर सकती है, ठीक है ना। और कोई भी एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको वो डायरेक्शन वगैरह भी इशू किए जा रहे होंगे एससीबी की तरफ से। सर ये मकसद क्या था तमाम तमाम बातें बताने का। यार देखो एससीबी के पास जब एनबीएफसी के केस में पावर्स आती है ना, तो आपने वक्तन फवक्तन जब भी आप कोई फैसला कर रहे होंगे कंपनी के हक में, कोई भी आप चीज का फैसला कर रहे हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट का, किसी भी चीज का, तो आपने एससीपी से बार बार परमिशन में मांग रहे होंगे। तो ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि एससीपी का क्या रोल है आपकी कंपनी में। इस रोल पे एससीपी आपकी कंपनी एनबीएफसी में है, ऐसा नहीं है जो जिसे आप नॉर्मल कंपनी में होते हैं, रेगुलेटरी बॉडी होती है एससीपी, जहाँ कोई मसला होता है तभी आती है। एससीपी एनबीएफसी के केस में बार बार आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। नॉर्मल कंपनी के केस में आप किसी कंपनी को सब्सिडरी बनाएं या फिर ना बनाएं, आप इन्वेस्टमेंट करें ना करें, इन्वेस्टमेंट करके बेच दें, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दें इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों के लिए आपको एससीपी के पास जाना नहीं पड़ता। लेकिन एनबीएफसी के केस में आपको बार बार एससीपी के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी, बार बार आपने परमिशन लेनी पड़ेगी। बगैर परमिशन लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते एनबीएफसी केस में। अच्छा जी, सर हम केस पे वापस आते हैं। छोटा भीम लीजिंग लिमिटेड की हम बात कर रहे थे, हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक था हमारे पास चुटकी फर्टिलाइजर, जो कि एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, हम इसको तो अपनी सब्सिडरी बना ही नहीं सकते। सर बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास है? इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी, हम उसको अपनी सब्सिडरी बना सकते हैं। व्हेन वी टेक परमिशन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम एससीपी, हम तभी इसको अपनी एक फाइनेंशियल सेक्टर कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है मेरे प्यारो? इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, बैंकिंग का काम कर रहे हैं, आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, आप मुदारबा का काम कर रहे हैं, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में फॉल करता है। तो इवन ब्रोकरेज का काम भी जो है। अच्छा, ब्रोकरेज के बारे में हम एक और चीज डिस्कस करेंगे कि एनबीएफसी ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी को अपनी सब्सिडरी तो बना सकती है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम हमारी इस केस में है छोटा भीम लीजिंग लिमिटेड, क्या आप लीजिंग के लाइसेंस से ब्रोकरेज का काम कर सकते हैं? नहीं सर, आपने ब्रोकरेज का काम करने के लिए एक सेपरेट इंडिविजुअल कंपनी बनानी पड़ेगी, जिसके थ्रू फिर आप ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप एक टिकट में दो मजे नहीं ले सकते। आपने आपने एक कंपनी रजिस्टर कराई, आप दो तरह के काम नहीं कर सकते। ब्रोकरेज का काम करने के लिए आपने एक सेपरेट कंपनी बनानी पड़ेगी, फिर आपने उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आपके ऊपर हलाल होगा कि आप ब्रोकरेज से काम करें। फिर जो है वो आप फिर उसको एज अ ब्रोकरेज फर्म आप रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारी बात हो गई। चाहिए अब ये चीज स्टैब्लिश कर ली कि आप एक फाइनेंशियल सेक्टर कंपनी को एसईसीपी से पूछने के बाद अपनी सब्सिडरी बना सकते हैं। और एक नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में तो आप उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते कि आपकी सब्सिडरी बन जाए। सर मतलब हम 10%, 15%, 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इतना बिल्कुल आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन लेकिन जो है आप उसको सब्सिडी नहीं बना सकते। अच्छा जी, दूसरी बात, अच्छा हमने बात कर ली कि आप किसी कंपनी को सब्सिडी बना सकते, अगर बन जाए फिर उसके शेयर्स ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, और फिर उसको आप सेल भी नहीं कर सकते बगैर एससीपी से पूछे। मतलब जहां पर आपको सब्सिडी बनाते वक्त, अच्छा अब हम ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में जो कंपनीज हैं उसकी बात करें, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज को हमने तो उठा के उसको साइड पे कर दिया, अब ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज की ही बात हो रही है। तो सब्सिडी फॉर्म करते वक्त आपने एससीपी से पूछना है। उस उसके शेयर ट्रांसफर करने का अगर कोई 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 आपका आपका मूड बन रहा है, तो उसके लिए भी आपने एससीपी से पूछना जरूरी है। और उसको आप सेल वेल कर रहे हैं, तब भी आपने जो है एचसीपी से पूछना लाजिम है आपके ऊपर। अच्छा यार, हम एक केस डिस्कस करते हैं कि आपकी एक कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, ये आपकी मोटू लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है आपकी पतलू लिमिटेड। सर ये मोटू पतलू चाह रहे हैं कि हम जो है ये एक मर्जर कर लें, हम एक मर्जर कर लें, हम अलग से एक कंपनी, अलग अलग चल रहा है इतना मजा नहीं आ रहा, अगर हम मिक्स होके चले तो हमें ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छी तरीके से हम काम कर सकेंगे। यार इसमें ना आपको एक इसमें दो कंडीशंस आपने कंप्लाई करनी है। अगर मोटू पतलू लिमिटेड ये एक होना चाह रहे हैं, तो आपने जो है ना दो कंडीशंस कंप्लाई करनी है। एक तो मेरे प्यार आपको समझ आ ही गया होगा, हमने एससीबी से इजाजत लेनी है। और दूसरा, इवन आप एक केस आता है फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में कि यार एक एससीपी से हमें इजाजत मिल गई है कि
कि हमने जो है कंपनी का मर्जर या फिर एक्विजिशन या फिर टेक ओवर करना है, ये तीनों तीनों टर्मिनोलॉजीज अपने पास रख लें। या तो मर्जर हो रहा हो, या तो एक्विजिशन हो रहा हो, आप किसी कंपनी का एक्वायर कर रहे हो, या फिर टेक ओवर हो रहा हो, ये तीनों ही केस में ये कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी, ठीक है ना। आपने सबसे पहले तो एससीपी से पूछना है, और दूसरा आपकी जो स्कीम है ना, एक मर्जर की स्कीम होती है मेरे प्यारो, मर्जर की एक स्कीम होती है, मर्जर ऐसे ही नहीं हो जाता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूरी एक प्रॉपर स्कीम पास कर सकते हैं, स्कीम पास करते हैं, जिसको स्कीम ऑफ मर्जर कहते हैं, ठीक है ना। अब वो दोनों कंपनीज के मुश्तरका डायरेक्टर्स बैठ के स्कीम ऑफ मर्जर पास करते हैं, कंपनी ए के डायरेक्टर्स बैठेंगे, वो अपनी स्कीम ऑफ मर्जर पास करेंगे, और उसमें जो है वो जो कंपनी बी के डायरेक्टर्स ने स्कीम ऑफ मर्जर पास करनी है या कर चुके हैं, उसकी चीजें भी शामिल होंगी, उसकी चीजें भी कंसिडर की जा रही होंगी, तो प्रॉपर एक स्कीम ऑफ मर्जर बनती है, जो कि फिर अप्रूवल के लिए जाती है, ठीक है ना। उसको मेंबर्स भी अप्रूव करते हैं, उसको डायरेक्टर्स भी अप्रूव करते हैं। तो सिर्फ जो स्कीम अप्रूव हुई है, उसी के लिए आपने इजाजत लेनी है, और उसी की जो है वो उसकी जो है आगे प्रोसीडिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में केस आता है, आपने ये बात तो जहन नशीन कर ली कि भाई ठीक है, हमने एससीपी से इजाजत लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में केस आता है कि भाई ये मोटो लिमिटेड और पतलू लिमिटेड ये एक होना चाह रहे हैं, और एससीपी से इजाजत भी मिल गई है। अब जो है अब एक मसला ये आया कि भाई स्कीम अप्रूव नहीं था, तो क्या ये मर्जर वैलिड होगा, लीगल होगा, या फिर नहीं होगा। देखें, अगर स्कीम अप्रूव नहीं की ना मेंबर्स ने और डायरेक्टर्स ने, तब आपका कोई भी मर्जर, कोई भी एक्विजिशन आपका, और कोई भी टेक ओवर जो है, नॉट बी दैट वुड नॉट बी लीगल, दैट वुड नॉट बी वैलिड, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आपने ज़हन-नशीन कर लेनी है। पहली बात हमने क्या कि किसी आप फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी को भी, इवन इफ उसको भी आप अपनी सब्सिडी बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपने एससीपी से परमिशन लेनी है, उसके शेयर ट्रांसफर करते वक्त या फिर सेल करते वक्त भी आपने एससीपी के दरवाजे पर दस्तक देनी है। और दूसरी बात यह कि अगर एक कंपनी, एक एनबीएफसी दूसरी एनबीएफसी से मर्जर करना चाहती है, या फिर एक्विजिशन करना चाहती है, या फिर टेक ओवर करना चाहती है, उसके लिए आपने दो बातें कंप्लाई विद करना है। एक तो आपकी स्कीम जो है दोनों कंपनीज के अलग अलग रिस्पेक्टिव डायरेक्टर से, वो आपकी स्कीम अप्रूव होनी चाहिए, मेंबर से अप्रूव होनी चाहिए, और दूसरा आपने एससीपी से उसकी इजाजत भी तलब कर ली हो, ठीक है जी। दो बातें होगी। सर हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, उसका क्या करना है सर। यार देखें, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ना, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कि हमने पढ़ा क्या होता है। आपने दो कंडीशंस उसकी हैं कि भाई एक तो 10% प्लस ऑफ इक्विटी हो, जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी की 10% इक्विटी या फिर उससे ज्यादा बनती हो। और फिर आपने ये जो इन्वेस्टमेंट की है, इसको आप 5 साल से ज्यादा अरसे के लिए आप उसको अपने पास रखने की नियत करते हो। सर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जब आपने कर ली, अच्छा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बनाने के लिए, इतने शेयर्स खरीदने के लिए, 10% शेयर्स 5 साल खरीदने के लिए आपको एससीबी की परमिशन नहीं चाहिए। एससीबी की परमिशन सिर्फ और सिर्फ उतनी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी कंपनी में कि उसको अपनी सब्सिडरी बना लें, मतलब कितनी, 50%। 10% के लिए आपको एससीबी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ अगर किसी कंपनी में 50% तक की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी पहले से कुछ, फॉर एग्जाम्पल आपके 25% शेयर्स थे, अब आप खरीद तो 25% ही रहे, लेकिन टोटल आपके 50% हो जाएंगे, और वो कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी, है ना। तो अगर तो आप एक कंपनी में इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि आपकी सब्सिडरी बन जाए, तब आपने एससीबी के पास जाना है, लेकिन एक नॉर्मल स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए आपने एससीबी के पास नहीं जाना, ठीक है। अ, तो 10% इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं 5 साल के लिए। अब अगर आप इसको बेचने की नियत करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अब आप इसको सेल कर रहे हैं, कर तो लिया आपने, इन्वेस्टमेंट कर ली इसमें, ठीक है। अब तो अब पहले नहीं करता आप एससीबी के पास, लेकिन आप उसको बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, अब आप बेचना चाह रहे हैं, तब आप जाएंगे एससीबी के पास कि एससीबी मेरी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी, मैंने इसको एक कंपनी के 10% अब से ज्यादा इक्विटी खरीदी थी मैंने, अब मैं इसको 5 साल से अरसे तक रखना चाह रहा था, लेकिन अब मेरी स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट थी ये, लेकिन अब मैं इसको डिस्पोज ऑफ करना चाह रहा हूँ फला फला रीजंस की वजह से। तो आपने एससीपी से इजाजत लेनी पड़ेगी, ताकि एससीपी ये देख ले कि कोई मैलिफाइड इंटेंशन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि किसी पुराने सीईओ ने कंपनी की बेहतरी के लिए किया था, अब आप ये स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं अपनी पर्सनल एडवांटेज के लिए। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है एससीपी चेक करके ही आपको इजाजत देगा, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये भी एक 10% आपने कंपनी की इक्विटी खरीदी है, इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, और आपने 5 साल तक होल्ड करना था। अब ऐसा क्या हो गया कि आप 5 साल तक होल्ड नहीं करना चाह रहे, तो अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को आप सेल करना चाह रहे हैं, तो आपने एससीबी से इजाजत लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्टेड बिजनेसेस भी हैं जो कि एनबीएफसी के ऊपर, ये तो हमने इन्वेस्टमेंट्स की बात कर ली, हमने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, हमने
उस इन्वेस्टमेंट की बात कर ली कि आप किसी को सब्सिडी बना रहे हैं अपनी, या फिर कुछ एक्विजिशन या टेक ओवर या मर्जर कर रहे हैं, तमाम की तमाम एक एनबीएफसी इन्वेस्ट करती है। अच्छा, अगर एक एनबीएफसी कुछ बिजनेस करना चाहती है तो उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं एक एनबीएफसी के ऊपर। यार एक तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आप एक टिकट पे दो मजे नहीं ले सकते। अगर आपकी जो है एनबीएफसी का लाइसेंस है आपके पास, उसमें आप ब्रोकरेज का काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप ब्रोकरेज का अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक सेपरेट कंपनी बनानी पड़ेगी, आपने एक सेपरेट कंपनी बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपने उसके उसके ऊपर एक टीआरई सर्टिफिकेट होता है, ट्रेडिंग राइट एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है ना। उसमें आपने अप्लाई करना है। जब हम स्टॉक मार्केट पढ़ रहे होंगे तब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तब उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्रोकरेज का काम किस तरह से होता है, उसमें ट्रेडिंग राइट एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट होता क्या है। लेकिन मैं आपको अभी एक ब्रीफ ये करूँ आपको कि ये ट्रेडिंग राइट एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट आपको एंटाइटल करता है कि आप एक ब्रोकरेज का काम करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकें, ठीक है ना। जब आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाता है तब आप जाके एक सेपरेट कंपनी बनाएंगे जो कि ब्रोकरेज का काम करेगी। वो कंपनी आपकी सब्सिडी तो हो सकती है, मतलब आप एक एनबीएफसी हैं, आप एक सेपरेट सब्सिडरी बना के तो ब्रोकरेज का काम कर सकते हैं। इसी कंपनी के अंडर आप ब्रोकरेज का काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये पहली बात हमने स्टैब्लिश कर ली, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब हम बात कर लेते हैं रियल एस्टेट की। अच्छा, एनबीएफसी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन भी है कि भाई रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त में अपने आप को जो है इन्वॉल्व नहीं कर सकती। ऐसा कोई भी जो है वो रियल एस्टेट में कोई गेन ऐसा नहीं कर सकती कि भाई कि आपका पैसा पड़ा हुआ है तो आपने जो है वो रियल अनटिल अनलेस आपने कोई रीड मैनेजमेंट कंपनी बनाई हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ये काम ना हो और आप जो है उसमें प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त कर रहे हो और इसमें आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है ना। आपको ऐसी चीज अपने पास रियल एस्टेट नहीं रख सकते। बस आप उसको अपने पर्पस के लिए जो आपके पास अपनी ऑफिस लैंड ऑफिस बिल्डिंग है उसको आप रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर, ये तो आपने मैं बता दिया कि भाई आप किसी इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए कोई रियल एस्टेट नहीं रख सकते। आपने अपने पर्सनल आपकी जो अपनी जरूरियात है ऑफिस की उसके लिए आप कोई रियल एस्टेट रख सकते हैं। तब व्हाट इफ हमने एक कस्टमर से पैसे लेने हैं या फिर एक शख्स से पैसे लेने हैं और अब ये फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट कर गया, और फिर अब इसकी जायदाद में से हमें एक बिल्डिंग अपने अपने ड्यूज की मद में मिल गई, उसकी जगह पे हमें जो है वो हमें हमें उसकी बिल्डिंग या लैंड हमारे हमारे पास आ गया, ठीक है ना। या फिर इसने अपनी पेमेंट की जगह पे जो है हमें अपनी कोई बिल्डिंग हमारे नाम वाम करा दी है, तब उसका क्या करेंगे। यार अगर कोई कंसिडरेशन की जगह पर आपको कोई बिल्डिंग या लैंड वगैरह मिले ना, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसको 7 साल के अंदर तक जो है आप उसको फरोख्त कर दें। आप उसको विद इन 7 ईयर्स आप उसको सेल कर दें। अगर कोई आपको कंसिडरेशन की जगह पे कुछ पैसे की जगह पे आपको ये रियल एस्टेट वगैरह मिल गई, ठीक है ना, तो उसके 7 साल के अंदर आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है। मतलब इसका जो क्रक्स ये है इस लॉ का क्रक्स ये है कि आपने ऐसा नहीं हो कि आप लोगों से पैसा पकड़ लिया अब आप जो है ये रियल एस्टेट ही खरीदो फरोख्त में लग जाए, ठीक है ना। सिर्फ पर्सनल यूज के लिए आप चीजें रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं। आप सिर्फ पर्सनल यूज के लिए जो चीजें उसके लिए आप जा सकते हैं, वरना आप जो है ऐसा कोई इस तरह से काम नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम तीसरी बात अगर डिस्कस करें तो मेरे प्यारो फॉर एग्जांपल ये एनबीएफसी है, ये एक एनबीएफसी है, इसकी कुछ प्रेमिसेस हैं, कोई ऑफिस लैंड या बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है ना। अब और ये आपकी कंपनी का या डायरेक्टर बोल लें इसको या ऑफिसर कह लें या फिर उसको आपको मेजोरिटी शेयर होल्डर वगैरह कह रहे हैं। सर आप इस शख्स को ना, इस शख्स को या तो वो आपका डायरेक्टर हो या ऑफिसर हो या फिर कोई मेजर शेयर होल्डर हो, मतलब कोई 10% से ज्यादा उसके पास बेनिफिशियल ओनरशिप हो, या फिर इनके चाहने वाले हो, या मतलब इसकी इनकी क्लोज फैमिली हो। सर क्लोज फैमिली में कौन कौन आता है। सर क्लोज फैमिली में आते हैं आपके स्पाउस आता है, आपके आपका आपका दादे नाने वगैरह आते हैं इसके अंदर, और आपके पोते नवासे वगैरह आते हैं, मतलब लीनियल असेंडेंट्स और लीनियल डिसेंडेंट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। कि ये तीन लोग इसके अंदर आते हैं, तीन तरह के लोग क्लोज फैमिली में। तो आपका डायरेक्टर, ऑफिसर, या फिर मेजोरिटी शेयर होल्डर, या फिर इनके चाहने वाले, इनके क्लोज फैमिली, इनको आप कोई अपनी प्रेमिसेस लीज पे या रेंट पे नहीं दे सकते, ठीक है। आप अब इन लोगों को कोई अपनी प्रेमिसेस या फिर लीज पे या रेंट पे आप इनको नहीं दे सकते। सर इसके अलावा क्या नहीं कर सकते आप, इसके अलावा सर आप सेल और परचेज नहीं कर सकते इन लोगों के साथ। सेल और परचेज ऑफ एनी काइंड, ऐसा कुछ आप खरीदो फरोख्त इन लोगों के साथ नहीं कर सकते।
सर ये कंपनी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन, सिग्निफिकेंट पोजीशन रखते हैं। अगर इनसे आपने खरीदो फरोख्त या फिर इनको लीजिंग या रेंटिंग शुरू कर दी, तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो खतरे में आ जाएगा कि आप अपनी अपने कम घर के अंदर ही फिर खेलने, मतलब फिर लोगों से पैसा क्यों ले रहे हैं आप। तो इस तरह से एनबीएफसी इस चीज को प्रोहिबिट करती है कि आप अपने डायरेक्टर से, ऑफिसर से, या फिर उनके क्लोज फैमिली से, या फिर किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके पास बेनिफिशियल ओनरशिप 10% या उससे ज्यादा हो, तो उनको उनको आप ना तो अपनी कोई प्रेमिसेस लीज पे या रेंट पे दे सकते हैं, ना उनसे कोई सेल और परचेज का काम जो है आप वो कर सकते होंगे। ठीक है यार। अच्छा, इसमें दो एक्सेप्शन है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सर व्हाट इफ एक एक एनबीएफसी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये स्कीम ही अप्रूव कर दी है कि भाई ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह की, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह हैं, तो हम उसको अपने डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स को भी जो है वो सेल वगैरह कर रहे होंगे, तो हमने स्कीम ही अप्रूव कर दी। व्हाट इफ एक ऐसा केस होता है हमारे पास। सर अगर स्कीम ही अप्रूव है, आपके आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक प्रॉपर अप्रूव शुदा स्कीम मौजूद है, और उसके तहत आप कोई सेल और परचेज वगैरह करते हैं, तो इस केस में बस सिर्फ इस केस में ही अलाउड है। अच्छा, इस केस में अलाउड है सर, जब बिल्कुल इस केस में अलाउड है मेरे प्यारो। अगर तो ऑलरेडी एक एनबीएफसी के डायरेक्टर्स ने अप्रूव की हुई कोई ऐसी स्कीम कि हम जो है, लॉ ने सिर्फ इस एनबीएफसी को ये इस तरह की लीजेंसी दी हुई है कि अगर आपकी आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स ने खुद से ही इसको स्कीम को पहले से अप्रूव किया हुआ है, और उस अप्रूव्ड स्कीम के तहत आप कुछ काम करें, कुछ सेल और परचेज करें, तो फिर ठीक है, इट इज अलाउड। अच्छा सर, अब स्कीम तो अप्रूव है, और अब स्कीम डायरेक्टर्स ने अप्रूव की है, और आप एडवांटेज भी जो है वो डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, इसका इसका बेनिफिट भी जो है वो डायरेक्टर को मिल रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक स्कीम अप्रूव हो गई कि कोई हमारी ऑफिस प्रेमिसेस है, हम उसको अपने का हमारा कोई एम्प्लॉय है, हमारा कोई डायरेक्टर है, उसको जरूरत होगी तो हम उसको दे देंगे, और फिर उस स्कीम के तहत आप ये वाला काम कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए है, या आपके डायरेक्टर हैं, मिस्टर ए हैं या आपके डायरेक्टर हैं, और ये आ रहे हैं आपसे इस स्कीम के तहत अपना हक मांगने के, भाई ये स्कीम थी, अब ये जो फला हमारी ऑफिस की जगह खाली है, मुझे इसको आप रेंट पे दे दीजिए। तो आपने देखा ठीक है भाई स्कीम अप्रूवल, लेकिन जब इस अप्रूव्ड स्कीम भी है, लेकिन ये मिस्टर ए को देना है या फिर नहीं देना, इसके लिए एक एक रेजोल्यूशन पास होगा ना अमंग द डायरेक्टर्स। तो वो जो रेजोल्यूशन पास होगा, और उसके लिए जो बोर्ड बोर्ड मीटिंग बैठेगी, या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बैठ रहे होंगे, इसमें मिस्टर ए को आप शामिल नहीं करेंगे। मिस्टर ए को बोलेंगे कि ठीक है, आपकी आपके बारे में डिस्कस हो रहे हैं, तो फिर आप अपनी तशरीफ बाहर ले जाइए, हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या तो आपको इस स्कीम के तहत ये वाला ये ऑफिस लीज पे देना है या फिर नहीं देना है, क्या तो ये कंपनी के फायदे में है या फिर नहीं है। तो वो जो रेजोल्यूशन पास होगा, मिस्टर ए उसका हिस्सा नहीं होंगे। मेरे प्यारों, हमने इसमें दो बातें पढ़ी कि एक एनबीएफसी अपने डायरेक्टर से, ऑफिसर से, या फिर एक ऐसे बंदे से जिसके पास बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग 10% से ज्यादा हो, या फिर इन तीनों के कोई क्लोज फैमिली वाले हो, इनके स्पाउस हो, लीनियल असेंडेंट्स हो या लीनियल डिसेंडेंट्स हो, इनके साथ जो है आप कोई प्रेमिसेस लीजिंग रेंटिंग का या फिर सेल ऑफ परचेज का नहीं काम नहीं कर सकते। सिर्फ इसके अंदर दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर तो एक एनबीएफसी की ऑलरेडी अप्रूव्ड स्कीम के तहत ये काम हो रहा है, तब तो इजाजत है, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल आपकी एनबीएफसी में पहले से ये स्कीम अप्रूव्ड मौजूद है कि भाई आपने ऐसा कोई अगर केस आएगा तो हम उसको कंसिडर कर रहे होंगे, और उसके तहत आप करें तो ठीक है। लेकिन इस दूसरी बात इसमें यह है कि फॉर एग्जाम्पल उस स्कीम के तहत एक डायरेक्टर ही आपके पास आ रहा है कि भाई ठीक है, ये स्कीम अप्रूव थी, अब मुझे जो है ये फला ऑफिस जो है वो आप रेंट पे दे दीजिए। तो उसकी एप्लीकेशन पे जो डिसीजन लेने के लिए जो बोर्ड बैठेगा, उस बोर्ड का फिर मिस्टर ए हिस्सा नहीं होंगे, बाकी के तमाम डायरेक्टर्स मिस्टर ए से गुजारिश करेंगे, क्योंकि इस केस के बेनिफिशियरी हैं आप, तो आप इसमें फैसला करने की सलाहियत आप नाहल हो जाते हैं। आप उठ के बाहर जाइए, हम आपके लिए फैसला करेंगे कि क्या आपको ये प्रेमिस रेंट पे देना हमारे लिए फेवरेबल है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर तो मिस्टर ए बैठे रहे इस बोर्ड में, तो या तो फेमिलैरिटी थ्रेट आएगा, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस का थ्रेट आएगा कि मिस्टर ए की मौजूदगी तमाम बाकी डायरेक्टर्स को इस बात में मजबूर करती है कि मिस्टर ए के हक में फैसला सुनाए, या फिर जो है मिस्टर ए की एक फेमिलैरिटी इशू आ जाता है कि भाई तमाम के तमाम डायरेक्टर्स आपस में कोलीग्स हैं, तो भाई मिस्टर ए के फेस को देखते हुए उनके खिलाफ फैसला ना सुना पाए, तो और डिसेंटिंग नोट ना दे पाए, तो ये जो है ना, ये एक रूल होता है कि जिस डायरेक्टर का केस अंडर डिस्कशन है, वो डायरेक्टर्स उस एजेंडा आइटम पे
बोर्ड का हिस्सा नहीं होता और उसको बाहर जाना पड़ता है। अब बाकी के तमाम डायरेक्टर्स फिर फैसला करते हैं कि क्या तो ये चीज अप्रूव होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो तमाम की तमाम रिस्ट्रिक्शंस आपके सामने मौजूद हैं। हमने बात की रिस्ट्रिक्शन अबाउट एन इन्वेस्टमेंट, उस हद तक इन्वेस्टमेंट कि आप किसी कंपनी को अपनी सब्सिडी बना सके, क्या किसी इसमें क्या चीजें हैं। दूसरा मर्जर एक्विजिशन और टेक ओवर की हमने बात की। तीसरा हमने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात की कि उसको डिस्पोज ऑफ करने का क्या तरीकेकार है। उसके बाद हमने बात की रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस की, कि ब्रोकरेज का काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरकीब होगी। और फिर हमने बात की कि रियल एस्टेट के ऊपर आपकी क्या जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उसमें आपको किस टाइप के केस में आपको इजाजत है, कि अगर आप पर्सनल यूज करें तब इजाजत है, या फिर आपको इन लिeu ऑफ कंसिडरेशन मिला है तब इजाजत है। पर लास्ट बात हमने ये डिस्कस की कि जो है आप प्रेमिस लैंडिंग या फिर उसको उसकी लीजिंग का काम नहीं कर सकते किसी डायरेक्टर ऑफिसर या क्लोज उसकी उनकी क्लोज फैमिली के साथ, या फिर किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके पास आपका बेनिफिशियल ओनरशिप 10% से ज्यादा हो, और आप इन लोगों के साथ जो अभी हमने डिस्कस किया, इन लोगों के साथ आप कोई सेल और परचेज का काम भी नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है जी। अगर तो ये दो एक्सेप्शन इसमें ये है कि अगर तो ऐसी कोई स्कीम ऑलरेडी अप्रूव्ड है तब तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उस ऑलरेडी अप्रूव्ड स्कीम के तहत कोई डायरेक्टर आपके पास अपनी एप्लीकेशन अपनी अर्जी लेकर आता है, तो आप जब उसकी एप्लीकेशन को कंसीडर करने के लिए जो बोर्ड बिठाएंगे, उस बोर्ड में वो डायरेक्टर पार्ट नहीं होगा, और उसकी एब्सेंस में जो है वो एजेंडा आइटम डिस्कस हो रहा होगा। फिर तमाम के तमाम बाकी डायरेक्टर जो है वो रेजोल्यूशन पास करेंगे कि ये जो एजेंडा आइटम है अप्रूव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको रिस्ट्रिक्शंस का टॉपिक समझ आया होगा। ये फला 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 रिस्ट्रिक्शंस हैं एनबीएफसी के केस में। अच्छा, इसके अलावा जो आगे चीजें वो इन्वेस्टमेंट जो उस रिस्ट्रिक्शंस निकल आएंगी, जो हम इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर लिमिट्स की बात कर रहे होंगे, उसमें भी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अब कैपिटल मार्केट में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अनलिस्टेड कंपनी की सिक्योरिटी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको हम लिमिट्स कहलाएंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं कहलाएंगे, वो लिमिट्स कहलाएंगी। तो एक्सपोजर लिमिट्स का जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपने कैपिटल मार्केट में कितनी एक्सपोजर आप मैक्सिमम कर सकते हैं, किसी एक बंदे को आप मैक्सिमम कितनी फाइनेंशियल आप उसको एक्सपोजर दे सकते हैं। ठीक है ना, आपकी लाइबिलिटीज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो इसको हम एक्सपोजर लिमिट्स के टॉपिक में जो है वो डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। उम्मीद है आपको रिस्ट्रिक्शन का जो रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट्स और रिस्ट्रिक्शन और रिस्ट्रिक्टेड बिजनेसेस का जो टॉपिक है आज हमने डिस्कस किया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।